नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन इस चैनल में आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वेव बाउंड आर्मेचर में समांतर पथ की संख्या होती है। तो वेव बाउंड में ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 होती है। ठीक है ना, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। और लैप बाउंड में पूछेगा, लैप बाउंड में तो उसमें जो है जो समांतर पथों की संख्या होती है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। जितना पोल होगा उतना समांतर पथ होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कहाँ उत्पन्न होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह जनित्र जिसे बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन 3 सीरीज जनरेटर कहते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं जिसे हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी घूमती हुई शाफ्ट का आरपीएम मापा जा सकता है। किससे मापते हैं? ऑप्शन नंबर 2 टैकोमीटर से मापते हैं। यानी कि कोई मोटर जो है कितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मापते हैं? टैकोमीटर से हम मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि शंट वाइंडिंग को चिन्हित करें। शंट वाइंडिंग चिन्हित करते हैं, कैसे करते हैं? E1 और E2 से हम करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन 1 याद रखिएगा, E1 और E2 से करते हैं शंट वाइंडिंग की पहचान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र में फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है। किससे उत्तेजित होती है? तो ऑप्शन 3 एक्साइटर से उत्तेजित होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक्साइटर से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है कि छोटी डीसी मोटर की योक बनी होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, कास्ट आयरन से बनी होती है। छोटी डीसी मोटर की योक जो है कास्ट आयरन से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए दोस्तों चैनल को कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, आर्मेचर की कौन सी वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या 2 होती है? तो दोस्तों 2 जो होती है वो वेव वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या 2 होती है। और लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतनी ही समांतर पथ की संख्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार है? तो लैप वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आर्मेचर की घूर्णन गति माप सकते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों? टैकोमीटर से। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसको। ठीक है, देखिए डीसी मोटर की शाफ्ट बनी होती है तो किससे बनी होती है? माइल्ड स्टील से बनी होती है। ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है। देखिए उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी है? उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी है? ऑप्शन 1 शंट वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 1 शंट वाइंडिंग उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 पॉइंट स्टार्टर में होती है तो क्या होती है? करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, नो बोल्ट कॉइल या सभी? तो ऑप्शन 3 नो बोल्ट कॉइल होती है। 3 पॉइंट स्टार्टर में होती है, नो बोल्ट कॉइल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का कार्य है तो क्या है दोस्तों? देखिए पूछा गया दोस्तों डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, आर्मेचर को सप्लाई देना। आर्मेचर को सप्लाई देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मोटर का उपयोग विद्युत रेल में किया जाता है? किस मोटर का उपयोग विद्युत रेल में किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों इसका डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की करंट मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग होगा? डीसी मोटर की करंट को मापने के लिए इसका राइट आंसर दोस्तों MI एमीटर यानी कि मूविंग आयरन एमीटर का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शंट मोटर की गति नियंत्रण विधि है। शंट मोटर की गति नियंत्रण विधि है। ऑप्शन डी फील्ड कंट्रोल। ऑप्शन बी डी जो है डी फील्ड कंट्रोल। ठीक है, अगला प्रश्न है 18, डायनेमो में होता है दोस्तों, डायनेमो में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन बी पहला करेक्ट है, मोटर से प्राप्त होती है, मोटर से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? ऑप्शन 1 हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों जैसे ट्रांसफार्मर से हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कहते हैं, याद रखिएगा, बिना फ्रीक्वेंसी बदले। ठीक है ना,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसका ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? सिलिका जेल का तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए नमी सोखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नमी सोखने के लिए। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है? क्लिप ऑन मीटर में तो ऑप्शन बी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्कॉट कनेक्शन द्वारा जो है 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदला जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉपर हानि। ठीक है ना, कॉपर हानि। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आयरन हानि ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह क्या कहलाती है? तो सप्लाई जिस पर देते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइट को क्या कहते हैं? तो हाई टेंशन लाइन कहते हैं, हाई टेंशन लाइन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन ए ब्रीदर में रखा जाता है, ब्रीदर में रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले क्या होती है? कहाँ होती है, यानी कौन सी होती है? तो बुकोल्ज रिले होती है। ठीक है ना, बुकोल्ज रिले होती है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है तो किस में होती है? किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है? ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है? ऑयल टेस्टिंग किट से, ऑयल टेस्टिंग किट से जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? ऑप्शन डी ताप गेज लगाया जाता है। जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहा जाता है? उसको आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिस वाइंडिंग में जो है वाइंडिंग जो है वो कोर से घिरा होता है उसे हम कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखिए वैद्युत वायरिंग से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत वायरिंग स्थापना के नियम बनाए गए हैं, कौन बनाया गया है दोस्तों, किसने बनाया है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के द्वारा बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है लाइट एंड फैन सर्किट में उप परिपथ की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 10 होती है, 10। वायरिंग में प्रयुक्त वैद्युतिक सामग्री चिन्ह युक्त होनी चाहिए, ISI। ठीक है ना, ISI होनी चाहिए। पावर सर्किट में उप परिपथ की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, याद रखिएगा 2 होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की वोल्टेज होती है कितना? 40 वाट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सामान्य फ्लोरोसेंट की लंबाई कितना होता है? 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कंट्रोलिंग स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.3 मीटर होती है कंट्रोलिंग स्विच की फर्श से ऊंचाई। लाइट सर्किट में प्रयुक्त स्विच की रेटिंग होती है दोस्तों 5 एम्पियर 240 वोल्ट होती है, 5 एम्पियर 240 वोल्ट होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 2.25 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2.25 मीटर होना चाहिए। स्विच किस तार के श्रेणी में जोड़ना चाहिए दोस्तों? तो फेज तार के श्रेणी में जोड़ना चाहिए स्विच को। अगला प्रश्न है डीसी मोटर जनरेटर से डीसी मोटर में गति किसके समानुपाती होती है? तो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में जीएनए से एमएनए सेट किया जाता है, ऑप्शन 3 रोकर प्लेट से। किससे? रोकर प्लेट से किया जाता है। निम्न में से फील्ड वाइंडिंग है क्या, कौन सा है? सीरीज और शंट दोनों जो है फील्ड वाइंडिंग्स हैं। ठीक है। किस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता है? तो सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं किया जाता है बिना लोड के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए
किस युक्ति का उपयोग डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण में किया जाता है? तो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग होती है? तो 3 पॉइंट स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं। संचरण डीसी संचरण लाइन में वोल्टेज में गिरावट को पूरा करने के लिए किस जनित्र का उपयोग होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, डीसी सीरीज जनित्र का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, बड़े डीसी मशीन की बॉडी किस धातु की बनी होती है? तो ऑप्शन बी, कास्ट स्टील से बनी होती है। अगला प्रश्न है, वेव वाइंडिंग की समांतर पथ की संख्या 4 पोल डीसी जनरेटर में कितनी होती है दोस्तों? तो वेव वाइंडिंग है तो 2 ही होगा। ठीक है ना, वेव वाइंडिंग में फिक्स है 2 ही होगा। जनरेटर की इनपुट पावर होती है दोस्तों तो मैकेनिकल होती है। ठीक है ना, जनरेटर की इनपुट पावर मैकेनिकल पावर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए विद्युत शक्ति केंद्र में कौन सी बैटरी उपयोग किया जाना चाहिए? तो सीसा अम्ल करना चाहिए। ठीक है ना, सीसा अम्ल का प्रयोग। चूंकि प्रतिरोध आवृत्ति से स्वतंत्र होता है इसलिए इसे द्वारा ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में से कौन डीसी मशीन के ढांचे का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी, योक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा परिपथ सभी लघु परिपथ से सबसे अधिक खतरनाक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय। ठीक है। RYB फेज क्रम की स्थिति में फेज क्रम संकेतक दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। यदि फेज क्रम BRY बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो यह जो है दक्षिणावर्त घूर्णन करेगा। ठीक है ना, दक्षिणावर्ती घूर्णन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में यदि ट्रांसफार्मर का जो रेशियो का मान है 1 से कम है तब ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचाई जो है ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर करेक्ट है बोला। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत ब्रेक के क्या लाभ है? तो यह लॉरी के टूट फूट और घिसाव से रक्षा करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए, एडमिटेंस है, एडमिटेंस। फ्यूज का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो अत्यधिक धारा को रोकना फ्यूज का प्रमुख कार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का व्यास किसके समानुपाती है? एक कंडक्टर का व्यास ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन प्रभाव के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब ताप संधि गर्म होती है तब क्या उत्पन्न होता है? तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिणामित्र किसके रूप में कार्य करता है? बूस्टर के रूप में कार्य करता है। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, बूस्टर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल मल्टीमीटर में क्या सम्मिलित होता है? तो एक प्रत्यावर्तक, एक एडीसी, एक डिस्प्ले, एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक उच्च रेटिंग स्लिप रिंग प्रेरण मोटर क्या उपयोग करता है? तो ऑप्शन बी, घूर्णन प्रतिरोध प्रारंभ करता है। टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होगा जब एक अल्टरनेटर एक अनंत बस बार से संयोजित हो जाता है और उसका उत्तेजन धीरे धीरे बढ़ता है? तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज स्थिर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में कौन सा क्षेत्र संग्राहक क्षेत्र से अत्यधिक छोटा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जक यानी कि इमीटर बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, एसी सर्किट ब्रेकर में आर्क धारा क्या होती है? आर्क वोल्टेज के साथ इन फेज में होती है। ठीक है, एक ही फेज में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर में किसके उपयोग द्वारा हंटिंग को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए, डैम्पर वाइंडिंग के प्रयोग द्वारा हंटिंग को रोका जा सकता है। सुरक्षा प्रयोजनों के लिए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निम्न होना चाहिए। क्या निम्न होना चाहिए? इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध है ना वो निम्न होना चाहिए, जितना कम हो सके। ठीक है। ऐसी परिपथ में प्रेरक या इंडक्टर के जुड़ जाने से पावर कारक क्या होता है दोस्तों? तो पक्षगामी हो जाता है यानी कि लैगिंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर की हंटिंग होती है दोस्तों किसमें होती है? किलोवाट रेटिंग होती है। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में होती है। ठीक है। डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किसमें? किलोवाट में होती है। जो जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो कहा जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है वाहनों की बैटरी चार्जिंग में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? डायनेमो उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग में। अगला प्रश्न है बड़े डीसी जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है फील्ड पोल्स लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बॉडी के अंदर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग से विद्युत वाहक बल इकट्ठा करना, ठीक है। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइटें जोड़े जाते हैं, तो पैरेलल में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट और 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 3 है मूविंग आयरन वोल्ट मीटर मापते हैं, तो केवल एसी वोल्टेज और केवल डीसी वोल्टेज, यानी कि दोनों मापते हैं, ठीक है ना। मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है? तो एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में नियंत्रित करता है। नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देंगे किसको? केसिंग कैपिंग वायरिंग को हम देंगे, केसिंग कैपिंग वाले को, ठीक है। एक 40 वाट फिलामेंट लैंप 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे सॉकेट आउटलेट लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 800 वाट या 10 पॉइंट, ठीक है, 800 वाट 10 पॉइंट। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है, ऑप्शन बी किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग श्रेणी डी यानी कि क्लास डी की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी CTC का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, CTC का। आगे देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पाए जाते हैं परमाणु की नाभिक में। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है? लगभग 1840 गुना भारी होता है। आवेश की इकाई क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? 2n² से हम ज्ञात करते हैं। विभवांतर को किस मीटर से मापा जाता है दोस्तों? वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। धारामापी को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पूरा मैंने आपको ये पूरा PDF जो है पूरा कंप्लीट करा दिया दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो है टेलीग्राम का ग्रुप जो है इसका जो है लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।